मॉर्निंग गाइस। आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्लास 10th का 4th चैप्टर है। सभी बच्चे बहुत ध्यान से करेंगे और अपने अपने ट्यूशन कॉपी में इसके नोट्स ज़रूर बना लेंगे। डे आफ्टर टुमारो यानी परसों मैं चेक करूँगा कॉपी में। बेटा, मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं सारे के सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर में। थर्मामीटर में आपने देखा होगा मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, मतलब सभी मेटल्स के ऊपर जो वैलेंसी होती है वो पॉजिटिव में होती है। मेटल्स जो हैं वो एलिमेंट है एक्सेप्ट हाइड्रोजन जो कि पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद। ज़्यादातर अबेंडेंट मेटल्स जो है अर्थ क्रस्ट में, वो सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट है पूरे अर्थ के क्रस्ट में, वो कौन सा है? एल्यूमिनियम। सिंबल उसका Al है। नॉन मेटल्स के बारे में बात करें तो ये जो है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते नॉन मेटल, और ना ही वो मैलेबल या डक्टाइल होते हैं। मैलेबल मतलब कि मेटल्स को आप पीट पीट के उसकी लंबी शीट्स तैयार कर सकते हो, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलेबिलिटी। और डक्टाइल होते हैं इन नेचर जितने भी मेटल है। इसका क्या मतलब है कि मेटल्स को आप मार मार के उसकी लंबी वायर्स बना सकते हो, तो उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डक्टिलिटी। आउट ऑफ 22 नॉन मेटल्स 10 जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, उसमें से एक जो है ब्रोमीन वो लिक्विड है, जबकि रिमेनिंग 11 जो है वो गैसेस होते हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं, मतलब उनकी वैलेंसीज ऊपर नेगेटिव में होंगी। हाइड्रोजन अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब हम बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो मेटल्स मैलेबल है एंड डक्टाइल है, और उसकी लंबी लंबी जो है हम तारें और शीट्स बना सकते हैं। नॉन मेटल्स जबकि दूसरी ओर ना ही मैलेबल होता है और ना ही डक्टाइल होता है। मेटल्स जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है लेकिन फिर भी इसमें से करंट पास होता है। आपके पेंसिल की जो नोक है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। और नॉन मेटल्स जो हैं वो नॉर्मली जितने सारे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। मेटल्स जो हैं वो दे आर लक्चरस इन नेचर, और उसको पॉलिश किया करने के काम में वो आते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो हैं दे आर नॉन लक्चरस। लक्चरस मतलब क्या होता है? चमक। जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें चमक होती है, नॉन मेटल्स में चमक नहीं होता है। पर पूरे तरीके से ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा लक्चरस क्या है अगर ये बात की जाए तो इसमें डायमंड जो है तो नॉन मेटल, कार्बन का बना होता है, लेकिन लक्चरस होता है, चमक होती है उसमें। उसी तरह से ब्रोमीन और आयोडीन भी नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी वो लक्चरस होते हैं, मतलब उनमें चमक होती है। मेटल्स जो है ये हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम जो है पनीर की तरह होते हैं, बहुत ही मुलायम, जिसको आप नाइफ से भी ईजिली कट कर सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव भी हैं सोडियम एंड पोटेशियम, तो आप इसको कट भी कर सकते हैं। इसको केरोसिन में आप स्टोर करके इसको रखना पड़ता है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सोडियम एंड पोटेशियम को केरोसिन में क्यों डाल के रखा जाता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो एयर में जो प्रेजेंट है ऑक्सीजन उनके साथ इजीली रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करें, इसलिए इनको केरोसिन में डुबो के रखा जाता है। नॉन मेटल्स जो है वो जनरली सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड नॉन मेटल होते हुए भी बहुत ही दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 2.42 है। मेटल्स जो है ये हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। उसके बाद नॉन मेटल्स जो है इनका कंपैरेटिवली थोड़ा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है एक्सेप्ट डायमंड, क्योंकि डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड है, इसलिए इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर, कहने का मतलब, और नॉन मेटल दूसरी ओर नॉन सोनोरस होते हैं। आई मीन टू से कि हर मेटल एक अलग तरीके का, अलग काइंड
काइंड ऑफ साउंड प्रोड्यूस करता है ऑन बीटिंग। तो जो मेटल का साउंड वाली प्रॉपर्टी है, यानी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया कि मंदिर की जो घंटियां हैं वो इस मेटल का क्यों बना होता है, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज दे आर सोनोरस इन नेचर। ओके, अब कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी और गैसेस भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। इनकी डेंसिटी काफ़ी लो होती है, वेट कम होता है और ये लाइट सब्सटेंस है। नॉन मेटल्स जो है उसमें अलग अलग तरह के कलर्स भी होते हैं। सल्फ़र का कलर होता है जो कि एक नॉन मेटल है, येलो। और सल्फ़र में एक क्विज़ अक्सर पूछ लिया जाता है, वो कौन सी चीज़ है जो गीला रहता है तो हल्का और सूखा रहता है तो भारी, उसका आंसर सल्फ़र है। फॉस्फोरस भी एक नॉन मेटल है। ये दो तरह के पाए जाते हैं, एक वाइट फॉस्फोरस, एक रेड फॉस्फोरस। क्लास 11th में इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। फिलहाल सिर्फ इतना ही पता रखो कि फॉस्फोरस का कलर या तो वाइट होता है या तो रेड। ग्रेफाइट ये भी एक नॉन मेटल है और इसका कलर ब्लैक होता है। एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हुए हैं इससे रिलेटेड कि आपको एक एग्जाम्पल बताना है। ओके, एग्जाम्पल बताना है और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो हैं हम कवर करेंगे साथ साथ में, ताकि एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आप कवर कर लें। एक ऐसा मेटल बताओ जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो कौन सा आंसर क्या है बेटा इसका? मरकरी। ऐसा एक मेटल बताओ जिसको हम इजीली कट कर लेते हैं नाइफ से, तो वो सोडियम एंड पोटेशियम। अब एक बताना है आपको मेटल जो कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, वो है कॉपर एंड एल्युमिनियम। लेकिन जो सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, अगर इलेक्ट्रिसिटी का पूछेंगे तो सिल्वर, हीट का पूछ रहे हैं तो कॉपर एंड एल्युमिनियम। उसके बाद एक्सप्लेन करना है मैलेबिलिटी और डक्टाइल को। तो मैलेबल कौन सी प्रॉपर्टी होती थी कि मेटल को हम पीट के उसकी लंबी शीट्स बना सकते हैं, उसको मैलेबिलिटी कहते हैं। तो मैलेबल मींस जो कि एबल है हम हैमर्ड करके या प्रेस करके उसको शेप दें विदाउट ब्रेकिंग या क्रैकिंग। और मेटल जिसको हम लंबी लंबी थिन वायर बना सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डक्टिलिटी। ओके, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, और मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड। जब मेटल एयर में किसी भी मेटल को आप बर्न करोगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और वो मेटल ऑक्साइड बना लेगा। मेटल ऑक्साइड फिर जो है रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है, क्योंकि ये बेसिक इन नेचर होता है। तो हम बोल सकते हैं मेटल जो ऑक्साइड्स बनाता है वो बेसिक इन नेचर होता है। और एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसको आप लिख के प्रैक्टिस कर लोगे कि सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ मिला तो क्या बना दिया? सोडियम ऑक्साइड। उसके बाद एल्युमिनियम अगर एयर में बर्न होगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है Al2O3 ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। क्वेश्चन आ जाता है कि एम्फोटेरिक नेचर से आप क्या समझते हैं? एम्फोटेरिक वो सब्सटेंस है जो दोनों की तरह बिहेव करता है, लाइक ए एसिड और लाइक ए बेस। एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करेगा। तो इसका डेफिनेशन भी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में अक्सर। सॉरी। उसके बाद जिंक जो है वो भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि एल्युमिनियम के अलावा और कौन सा ऐसा मेटल है जो एम्फोटेरिक होता है, तो जिंक। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है एल्युमिनियम का ही सिर्फ आपके सिलेबस में कि अगर Al2O3 प्लस HCl दोनों रिएक्ट करता है, Al2O3 इसमें बेस हो गया क्योंकि HCl जो था वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो एक एसिड है, तो ये बना देता है एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड यानी Al2Cl3 होगा प्लस वाटर। उसी तरह अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसमें NOH एक बेस है, तो इस केस में Al2O3 क्या हो गया? एज ए एसिड बिहेव करेगा, तो ये बनाएगा NaAlO3 यानी सोडियम एल्यूमिनेट बना देता है प्लस वाटर। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर के बारे में अगर बात करें तो मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो कोल्ड वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ और नॉर्मली वाटर के साथ जो रिएक्ट करता है, ये प्रोडक्ट्स जो बनते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड में, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर के साथ मिलेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और कभी भी मेटल रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। फॉर एग्जांपल
पोटेशियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट, इस रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट इसमें बाहर रिलीज हो रहा है बहुत। रिएक्शन कैल्शियम का वाटर के साथ लेस वायलेंट है, लेकिन हीट जो इवॉल्व होता है वो इतना सफिशिएंट नहीं होता कि हाइड्रोजन गैस जो है वो फायर कैच कर सके। तो हाइड्रोजन गैस फायर कैच कर रहा है और पॉपअप साउंड से हम पॉपअप टेस्ट से पता लगा लेते हैं, ठीक है। लेकिन मेटल्स जैसे कि एल्युमिनियम, आयरन और जिंक ये रिएक्ट नहीं करते हॉट या कोल्ड वाटर के साथ, तो इनको रिएक्ट कराने के लिए हमें स्टीम की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके साथ ये रिएक्ट करते हैं। लेड, गोल्ड और सिल्वर ये भी कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ना ही स्टीम के साथ, ना ही कोल्ड वाटर, ना ही हॉट वाटर के साथ। मेटल एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो मेटल सॉल्ट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगा, और हाइड्रोजन को हम पॉपअप टेस्ट से डिटेक्ट कर लेते हैं। पॉपअप टेस्ट क्या होता है कि सामने एक जलता हुआ बर्निंग कैंडल जब लेके आओगे, अगर हाइड्रोजन गैस है वो निकल रहा है, तो जब वो उस कैंडल के फ्लेम के संपर्क में आएगा तो पॉपअप साउंड करेगा, तो उसी टेस्ट का नाम रख दिया गया है पॉपअप टेस्ट। बात करते हैं एक्वा रीजिया, ये तुम्हारे बुक में नीले नीले से सेक्शन में बना होगा। फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है, इसमें 1 पार्ट जो होता है कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का होता है और 3 पार्ट जो होता है वो कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। अगर मैं परसेंटेज के बारे में बात करूं तो 25% कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है और 75% कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और एक्वा रीजिया को ये कब यूज़ किया जाता है, अगर मान लो अगर आपके सोने में काफ़ी पुराना हो गया है रखे रखे और उसमें दोबारा चमक लानी है, अगर आप ज्वेलरी वाले शॉप में जाओगे तो वो एक्वा रीजिया वाले सॉल्यूशन में वो उसको डालेगा तो ऊपर वाली लेयर गोल्ड की पहली लेयर निकल जाएगी और वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, उसका वेट भी हल्का सा कम हो जाएगा, चमक तो आ जाएगी लेकिन थोड़ा सा सोना आपका सुनार के पास चले जाएगा। उस बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इसमें क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को। फॉर एग्जांपल अगर जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को हटा के खुद वहाँ लग जाएगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर फ्री हो जाएगा। तो इस तरह की रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है। अब है रिएक्टिविटी सीरीज़। तो अरेंजमेंट किया जाता है इसमें मेटल्स को वर्टिकल कॉलम में, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सबसे ऊपर रहेगा एलिमेंट, फिर उससे कम रिएक्टिव। तो आपके एनसीईआरटी बुक में एक लिस्ट बनी हुई है, उस पूरी लिस्ट को याद करने का तरीका है केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है, आज क्या है आलू पराठा। तो इस अगर सीक्वेंस को आपको याद करना है तो इस शॉर्टकट से आप याद कर सकते हो पूरा का पूरा टेबल। ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को टॉप में रखा गया है और सबसे कम रिएक्टिव जो है मेटल एलिमेंट्स उनको नीचे रखा गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करें तो सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कांटेक्ट में एयर में बर्न करेगा वो, इसलिए इसको हम केरोसिन में रखते हैं। उसके बाद आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट होता है, ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और पोटेशियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम प्लस वाटर बनाएगा, ठीक है। तो क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट। उसके बाद नेक्स्ट एक टेबल दिया हुआ है, अगर ध्यान से देखोगे तो बी वाला एलिमेंट वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आयरन के साथ शो करेगा। सेकंड क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा क्योंकि ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का फेड अप हो जाएगा और रेड ब्राउन डिपॉजिट कॉपर का शुरू हो जाएगा बी पे बनना। और अगर थर्ड क्वेश्चन देखो तो अरेंज करना है ABCD को डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगा बी का, उससे कम ए का, उससे कम सी का, उससे कम डी का। नेक्स्ट जो रिएक्शन दिया हुआ है कि आयरन अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, तो आयरन सल्फेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, और जब ऐड किया जाएगा सॉल्यूशन में तो कलर ऑफ आयरन सल्फेट चेंज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से तो उसको डिस्प्लेस कर देगा। जो रिएक्शन हमने ऊपर देखा था Zn+H2SO4 और एक ग्रे कलर का प्रेसिपिटेट आयरन का और एक कलरलेस जिंक सल्फेट का बनेगा। रिएक्शन ये है जिंक प्लस FeSO4 जिंक सल्फेट प्लस आयरन, इसको ज़रूर लिख के याद कर लेना है।
अब बात करते हैं कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करता है। जब मेटल्स रिएक्ट करता है नॉन मेटल्स के साथ तो वो आयनिक कंपाउंड बनाता है, और जबकि नॉन मेटल अगर रिएक्ट करेगा किसी नॉन मेटल के साथ तो वो कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। आयनिक बॉन्ड कौन से बॉन्ड होते हैं? जो कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड होते हैं जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बॉन्ड बनते हैं। इसके बारे में डीप में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। क्या कारण है केमिकल कोई भी बॉन्डिंग बनने का एलिमेंट्स के बीच में? एक एटम जो अचीव करना चाहता है इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसके 3 तरीके हैं। या तो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, सेकंड या तो इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट गेन करे, एंड थर्ड कोई भी 2 एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करे। ये 3 तरीके हैं कोई भी बॉन्ड बनाने के। अब आयंस क्या होता है? एक आयन जो होता है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम होता है। ये या तो लॉस या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, इसीलिए इसमें अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को हम कैटायन कहते हैं, जबकि नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को हम एनायन कहते हैं। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और Na पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, जबकि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, इसलिए Cl नेगेटिव में चेंज होता है। तो Na पॉजिटिव वाला आपका कैटायन है और Cl नेगेटिव वाला आपका एनायन है। या दूसरे तरीके से आप समझ सकते हो, जो भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटायन कहलाता है, और जो भी एलिमेंट जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो एनायन कहलाता है। कंपाउंड्स जिसमें आयनिक बॉन्ड होते हैं उनको आयनिक बॉन्ड्स कहा जाता है। ये कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है एक एटम से दूसरे एटम में। जैसे Na अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन एक Cl को दे देता है ताकि वो अपने आसपास 8 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर पाए और स्टेबल हो पाए, इसलिए Na और Cl के बीच वाले बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे। इसको हम दूसरे लैंग्वेज में इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है आयनिक कंपाउंड्स की? आयनिक कंपाउंड्स यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्योंकि अपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रांगली, ठीक है, और वो रेगुलर क्रिस्टल बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स इसमें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होगा। आयनिक कंपाउंड्स यूजुअली वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। जब हम डिसॉल्व करते हैं आयनिक सॉलिड को वाटर में या मेल्ट करते हैं तो क्रिस्टल वाला स्ट्रक्चर है वो टूट जाता है और आयंस जो हैं वो फ्री हो जाते हैं, सो दैट वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाए। आयनिक कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड्स होते हैं उनको आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। ये वाला हम कर चुके हैं। अब बात करें अगर अरेंजमेंट करना है मेटल्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है इसमें? पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम कॉपर, उससे कम सिल्वर। ये MCQs में आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या वैलेंसी होती है सिलिकॉन की जब उसका एटॉमिक नंबर हो 14? तो इसका 4 ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 284 हो जाएगा। 14 एटॉमिक नंबर है सिलिकॉन का, तो 284 है, तो लास्ट वाले में KLMM शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, तो +4 -4 यानी 4 वैलेंसी रहेगा सिलिकॉन का। कैल्शियम क्यों फ्लोट होता है पानी में? कैल्शियम सरफेस पे इसीलिए बहता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो बनता है जो कि स्टिक हो जाता है कैल्शियम के सरफेस से, इसलिए वो बहता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस जो निकला वो चिपक जाता है कैल्शियम के सरफेस से। 2 मेटल्स बताने हैं जो नेचर में फ्री स्टेट में मिलते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर, इसलिए ये महंगे मिलते हैं, ओके। उसके बाद डिस्टिंक्शन बताना है मेटल और नॉन मेटल के बीच में विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑक्साइड। तो मेटल जो है वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं ऑक्सीजन से मिलने पे, जबकि नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएगा, ओके। और कुछ न्यूट्रल। वो नॉन मेटल का नाम बताएं जो कि लक्ष्यरस होता है, तो ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, और आप डायमंड भी बता सकते हैं। और मेटल जो कि नॉन लक्ष्यरस होता है, मेटल्स कौन सा नॉन लक्ष्यरस होता है? सोडियम मेटल जो होता है उसमें चमक नहीं होती, होता तो वो मेटल है लेकिन चमक नहीं होती उसमें, ओके। उसके बाद बात करते हैं ग्रीन लेयर धीरे धीरे से, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे एक कॉपर के प्लेट पे बन जाता है एयर में, जो कि बहुत ही वीक होता है बाथरूम में।
व्हाट कुड दिस ग्रीन सब्सटेंस, तो ये बाथरूम में जो हरा हरा चीज़ बन गया है ये होता है क्योंकि बेसिक कॉपर कार्बोनेट बन गया होता है, यानी CuCO3.CuOH ट्वाइस, इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो कॉपर जब जंग लगेगा तो वो इसमें चेंज हो जाएगा, CuCO3 मतलब कॉपर कार्बोनेट और COH ट्वाइस यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसका कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, 7th क्लास में भी ये रिएक्शन था आपके, 7th या 8th क्लास में। क्या होगा जब कैल्शियम को पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, तो NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें डी ऑप्शन आपका सही है, 3rd and 4th, कि वो रिएक्ट करेगा लेस वैलेंटली वाटर के साथ कैल्शियम, और बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म बनेगा जो कि सरफेस ऑफ कैल्शियम से चिपक जाएगा। Which one of the following metal would be displaced from the solution of its salt by other 3 metal, तो जो सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव होगा उसी को डिस्प्लेस कर पाएंगे बाकी एलिमेंट। तो इन सभी एलिमेंट्स में से कॉपर सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट है, इसीलिए यही आंसर है आपका, क्योंकि इसको मैग्नीशियम चाहे सिल्वर चाहे जिंक सब डिस्प्लेस कर देंगे। कौन सा इनमें से ऑक्साइड आयरन का है जो आप ऑब्टेन करोगे जब आप प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन उसका आयरन का करवाओगे स्टीम के साथ, तो Fe3O4 मिलेगा। याद रखना Fe2O3 या किसी और पे टिक नहीं करोगे, आप टिक करोगे Fe3O4 पे। एक एलिमेंट X जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ एक कंपाउंड बनाने के लिए हाई मेल्टिंग पॉइंट पे, तो ये कंपाउंड जो होता है वो पानी में सॉल्युबल होता है। तो वो एलिमेंट X कौन सा है, वो है कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, और कैल्शियम ऑक्साइड या बैरियम ऑक्साइड, इन सब एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बात करें। अगर सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता सॉलिड स्टेट में, लेकिन जब पिघले हुए स्टेट या मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाता है। क्यों करने लग जाता है, क्योंकि उसके आयंस फ्री हो जाते हैं। तो जब आयंस फ्री हो जाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देता है। एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी डिक्रीज़ क्यों हो जाती है अगर उसको नाइट्रिक एसिड में डिप करके रखें, तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम डिक्रीज़ इसलिए हो जाता है अगर उसको नाइट्रिक एसिड में डिप करके रखें, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसकी वजह से जब एल्युमिनियम को हम डिप करते हैं नाइट्रिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, तो एक लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है जो कि उसको फर्दर एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करने से रोकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेटल्स जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम कभी भी फ्री स्टेट में क्यों नहीं मिलते हैं, तो वो इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं और ये कंपाउंड्स बना लेते हैं लगभग सभी एलिमेंट्स के साथ। अब नेक्स्ट है एक्सप्लेन करना है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बाउंड कैल्शियम और ऑक्सीजन का। तो कैल्शियम में देखो लास्ट में जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं 2882, तो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कैल्शियम के अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 डॉट बना दिया, और ऑक्सीजन में 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 6 हुआ, तो लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो 6 क्रॉस किया हुआ है। अब इसको 8 ऑक्सीजन के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम से ले लेता है, तो इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर -2 वैलेंसी आ जाती है, और कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए, इसलिए कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव वैलेंसी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बताओ कंस्टिट्यूएंट मेटल्स ऑफ ब्रोंज। तो ब्रोंज में क्या क्या होता है, कॉपर और टिन होता है। अलॉय वाला सेक्शन है आपके कोर्स से हट चुका है, इस बार नहीं आएगा, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आप याद कर सकते हो अलॉयस का। आयनिक कंपाउंड्स जनरली उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि वो कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है, ठीक है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होता है अपोजिटली चार्ज्ड आयंस में। नेक्स्ट हाईली रिएक्टिव मेटल्स को हम ऑब्टेन नहीं कर सकते उनके ऑक्साइड्स में सिर्फ हीटिंग करने पे, क्योंकि ये मेटल्स अपने आप ही एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स है, इसलिए इसको हम उससे कम रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कॉपर वेसल्स जो है वो उसके ऊपर ग्रीन कोट क्यों आ जाता है, अगर उसको एयर में छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लग जाता है, यानी रस्टिंग हो जाती है उसकी, और एक कंपोनेंट जो बनता है कंपाउंड वो CuCO3.COOH ट्वाइस, ये कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। 3 रीज़न बताने हैं। सल्फ़र एक नॉन मेटल है इसके लिए, और मैग्नीशियम एक मेटल है इसके लिए। तो सल्फ़र नॉन मेटल कौन सी चीज़ें प्रूव करती है, सल्फ़र जो है ना ही मैलेबल है ना ही डक्टाइल है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है जो कि नॉन मेटल की ही प्रॉपर्टी है, और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर है।
सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड जो होगा वो एसिडिक इन नेचर होगा। तो मैग्नीशियम के बारे में बात करें कि कौन सी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि मेटल है। मैग्नीशियम मैलेबल है और डक्टाइल है, और सेकंड ये एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। थर्ड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर भी होता है इसीलिए, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है, मैग्नीशियम को मेटल है तो ये ऑक्साइड बनाएगा और ये बेसिक इन नेचर होगा। तो बेसिक वाले साइड एसिडिक कर लेना, एसिडिक वाले साइड बेसिक कर लेना। एक करेक्शन है, इसको ठीक कर लेना, और एक एक रिएक्शन ज़रूर इसका याद रख लेना। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स बन जाएंगे। उसके बाद 5 मार्क्स के बारे में क्वेश्चन पूछे हैं, अगर 2011 में आया था। तो विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है कैसे आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं, और 3 जनरल प्रॉपर्टी बताने हैं आयनिक कंपाउंड को। मतलब 2 क्वेश्चन को जोड़ दिया है। तो आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है फ्रॉम मेटल से नॉन मेटल में, तब आयनिक मेटल्स बनते हैं। और 3 जनरल प्रॉपर्टीज़ है आयनिक कंपाउंड्स की। पहली है ये सॉलिड होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। और सेकंड, ये पानी में सॉल्युबल होते हैं। एंड थर्ड, ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन स्टेट में एज वेल एज एक्विस सॉल्यूशन फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम ऑक्साइड। अक्सर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन बोर्ड में, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि एम्फोटेरिक मैंने बताया था आपको ये चैप्टर समझाते समय कि एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एम्फोटेरिक इन नेचर है, मतलब दोनों की तरह बिहेव करता है, एज ए एसिड और एज ए बेस। तो ये क्यों एम्फोटेरिक है? क्योंकि दोनों ही प्रॉपर्टी, दोनों ही रिएक्शन एसिड और बेस का शो करता है। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व नहीं होता जब ज़्यादातर मेटल रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जब मेटल्स रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है नाइट्रेट आयंस द्वारा, ना कि हाइड्रोजन आयन के द्वारा। इसीलिए फोर्थ क्वेश्चन है कैल्शियम जो है वो फ्री स्टेट में क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कैल्शियम हाईली रिएक्टिव इन नेचर है इसीलिए। और सोडियम और पोटेशियम मेटल्स को हम केरोसिन में क्यों डिप करके रखते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और एक्ट करते हैं वायलेंटली जब एयर में प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए। 2 प्रॉपर्टी बताओ गोल्ड की जो कि सबसे सूटेबल मेटल बनाती है इसको ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, जवाहरात बनाने के लिए। तो 18th क्वेश्चन में प्रॉपर्टी ऑफ गोल्ड, पहला प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, दूसरा है लक्ष्यर, चमक और डक्टिलिटी मतलब और तीसरा भी एक ऐड कर सकते हो मैलेबिलिटी। तो डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी और लक्ष्यरस, ये तीनों ही चीज़ें हैं जो इसको अलग बनाती है बाकी मेटल से। और सबसे इम्पॉर्टेंट है नॉन रिएक्टिव है, तो ये नेटिव स्टेट में पाया जाता है, जैसा है वैसे ही मिलता है, किसी और के साथ रिएक्ट नहीं होता नेचर में। नेक्स्ट है नेम 2 मेटल्स जो कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है। तो सिल्वर एंड कॉपर ये सही आंसर है। ऊपर में गलत था एक जगह, उसको मत आप रिपीट करना। सिल्वर एंड कॉपर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो अगर चांदी की तारों से अगर करंट हमारे घरों में आनी शुरू हो गई कॉपर की जगह, तो चोर डेली जो है सिल्वर चोरी करके ले जाएगा और डेली बिजली गुल होगी। इसलिए सिल्वर का इस्तेमाल नहीं होता, कॉपर का इस्तेमाल होता है। एक्सप्लेन करना है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। कैल्शियम ऑक्साइड विथ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2882। तो कैल्शियम बनाओ और उसके वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके दिखाओ। और ऑक्सीजन में 8 एटॉमिक नंबर है, तो 2-6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, मतलब लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो 6 क्रॉस बना देने हैं। और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उस तरफ से आ जाएगा कैल्शियम की तरफ से, और ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ओके, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन भी इस बार बोर्ड एग्जाम्स में ज़रूर आएंगे एमसीक्यूज़ में। स्टेटमेंट ए है सोडियम एंड पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो तो बिल्कुल हमें पता है। उसके बाद सोडियम एंड पोटेशियम जो है उसको स्टोर करके रखते हैं अंडर वाटर। तो सोडियम एंड पोटेशियम को स्टोर करके रखते हैं अंडर वाटर। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है और ए जो है ट्रू है, लेकिन बी वाला फॉल्स है, क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम को स्टोर्ड पानी में नहीं रखते, हम केरोसिन में रखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट एजर्शन रीजनिंग टाइप है। इसमें जबकि सॉफ्ट आयरन नेल्स को डिप करके रखते हैं स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में, तो एक ग्रीनिश ब्लैक सॉल्यूशन बन जाता है। और रीज़न दिया हुआ है क्योंकि आयरन जो है वो रिप्लेस कर देता है कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ए। इसमें एजर्शन और रीजनिंग दोनों करेक्ट है और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ए आंसर आएगा। नेक्स्ट एजर्शन और रीजनिंग है एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन, बिल्कुल।
इट्स कोरोशन इज़ लेस देन द आयरन, ये भी सही है। और एल्युमिनियम इज़ कवर्ड विद अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड, जो उसे प्रोटेक्ट करता है मेटल को और कोरोड होने से। तो दोनों ही एजर्शन एंड रीजनिंग करेक्ट है और रीज़न भी सही लिखा हुआ है। यही कारण होता है कि एल्युमिनियम में जल्दी जंग नहीं पकड़ता, रस्टिंग नहीं होती जल्दी, क्योंकि वो अपने आसपास एक लेयर बना लेता है। तो यही सब इस चैप्टर में है। आई होप सो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। आज थॉरोली ये चैप्टर स्टडी कर लेने हैं और अपने नोट्स बना लेने हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। रवि आनंद।